आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। मैं राम सिंह। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 रसायन विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक या महत्वपूर्ण चैप्टर कह सकते हो, जिसका नाम है उपसह संयोजन यौगिक, और जिसमें हम लोगों ने कुछ टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे, जैसे कि नामकरण देख लिया था, संकुल यौगिकों का नामकरण। फिर हमने लिगेंड के प्रकार देखे, लिगेंड के बारे में हमने पढ़ा, कुछ विशिष्ट लिगेंड भी हम लोगों ने देखे, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं इनके बारे में भी हम लोगों ने देखा था। अब आज इसी कड़ी में हम आगे बढ़ने वाले हैं कि जो संकुल यौगिक थे, उन संकुल यौगिक को समझाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले एक थ्योरी आई, और उस थ्योरी को हम लोग जानते हैं वर्नर थ्योरी के नाम से। और वर्नर ने इस थ्योरी में क्या बताया, पहले उसको जान लेते हैं, फिर देखेंगे कि इन्होंने किस तरीके से अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था अपनी बातों को समझाने के लिए। या फिर चलो हम पहले एक्सपेरिमेंट की बात कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग देखेंगे कि उन्होंने अपने पोस्टुलेट किस आधार पर दिए थे। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने कोबाल्ट क्लोराइड प्लस अमोनिया का एक कंपाउंड बनाया था। मतलब क्या किया, इन्होंने लिया कोबाल्ट क्लोराइड और इसमें इन्होंने क्या मिलाया, अमोनिया मिलाया। और जब इन्होंने अमोनिया इसमें मिला दी तो इनको एक कंपाउंड मिला COCl3 और 6NH3। ये इनको कंपाउंड मिला। अब इनका थोड़ा सा मत्था घूमा, अब ये मिला तो इन्होंने कहा अच्छा ये मिला है, चलो इसके साथ कुछ और छेड़खान की जाए। तो इन्होंने यहाँ पर इसमें क्या किया, AgNO3 मिला दिया। और जैसे इन्होंने इसमें AgNO3 मिलाया तो इन्होंने देखा कि इनको यहाँ पर मिला कितना, AgCl मिला। यानी AgCl जब मिलेगा तो कैसा पीपीटी होगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा। कैसा पीपीटी, व्हाइट इनको क्या मिला, प्रेसिपिटेट मिला। अच्छा, इन्होंने कहा ठीक। फिर इन्होंने क्या किया, इसी कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया का एक और कंपाउंड लिया जिसका COCl3, और यहां पर इस बार 6 नहीं, अमोनिया के 5 अणुए रखी। कितने अणुए रखे, 5 अणुए ली, और इसकी रिएक्शन अगेन करवा दिया AgNO3 के साथ। तो जब इन्होंने इसके साथ रिएक्शन कराई तो यहां पर इनको मिला, क्या मिला, इनको मिला 2AgCl मिला। ठीक है, थोड़ा सा और इन्होंने क्या किया, फिर से यही कंपाउंड लिया, लेकिन इस बार अमोनिया की अणुएं क्या कर दी, थोड़ी सी कम कर दी, यानी 4NH3। फिर इसकी रिएक्शन करवा दी किसके साथ, AgNO3 के साथ। फिर इन्होंने देखा कि इनको यहां पर मिला सिर्फ और सिर्फ AgCl मिला। फिर इन्होंने क्या किया, एक और अमोनिया के अणु को कम कर दिया, तो COCl3, और यहां पर इन्होंने क्या लिया, 3NH3 लिया, और इसकी रिएक्शन फिर से करवा दिया AgNO3 के साथ, और यहां पर इनको AgCl का कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं मिला। अब AgCl का कोई प्रेसिपिटेट नहीं मिला तो इन्होंने देखा कि जब इन्होंने इस कंपाउंड के साथ तो अलग अलग कंपाउंड लिए थे और AgNO3 के साथ रिएक्शन कराई, तो जब इसके साथ इन्होंने इसकी रिएक्शन कराई तो यहाँ पर इनको जो पीपीटी मिला वो ज़्यादा अमाउंट में मिला, इसमें पीपीटी कुछ कम अमाउंट में मिला, और इसमें पीपीटी और कम अमाउंट में मिला, और इसमें तो इनको पीपीटी मिला ही नहीं। अब ये सारी घटना देखने के बाद उन्होंने क्या किए, अपने कुछ निष्कर्ष निकाले, अपने कुछ अभिधारणाएं थी उन अवधारणाओं को दिया, और जिससे क्या बना, एक सिद्धांत बना जिसको हम लोग कहते हैं उपसह संयोजन यौगिकों का वर्नर सिद्धांत। अब ये वर्नर सिद्धांत था क्या, इन्होंने अपने सिद्धांत को समझाने के लिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूं बेटा, अभी हम इस पे आगे बात करेंगे, ठीक है। तो वर्नर ने अपने सिद्धांत को समझाने के लिए 1893 में, कब बेटा, सन 1893 में एक शब्द को इंट्रोड्यूस कराया, हम लोग एक शब्द को इंट्रोड्यूस कराया जिसका नाम था सहायक संयोजकता, ऑक्सिलरी सहायक संयोजकता, इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सिलरी वैलेंसी के बारे में बताया। अब ये ऑक्सिलरी वैलेंसी थी क्या, ये बात, अब इन्होंने इसी ऑक्सिलरी वैलेंसी का उपयोग किया, क्या किया, ऑक्सिलरी वैलेंसी का उपयोग किया, और जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड थे उन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अस्तित्व क्या बताया, एक तो अस्तित्व और आबंध की प्रकृति, यानी जो बंध है, बंध की प्रकृति, यानी बंध की प्रकृति के बारे में इन्होंने बताया। तो दो चीजों के बारे में बताया, एक तो बताया कि संकुल का अस्तित्व क्या होगा,
और उसमें जो आबंध लगे यानी उसमें जो बंध है उनकी प्रकृति कैसी होगी, ये बात बताइए। इस बात को बताने के लिए 1913 में, कब, 1913 में वर्नर जी को क्या मिला, नोबेल पुरस्कार मिला। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के क्षेत्र में कोऑर्डिनेशन के बारे में जो सबसे पहले थ्योरी दी वो किसने दी, वो अल्फ्रेड वर्नर ने दी थी। इनका पूरा नाम क्या था, अल्फ्रेड वर्नर थी। अब इन्होंने अपने पोस्टुलेट में क्या क्या बातें बताई, तो इनकी जो अवधारणाएं थी, अभी धारणाएं बोलो पोस्टुलेट बोलो, तो इनकी पहला पोस्टुलेट तो यही था कि भैया जो सीएमआई होती है, सीएमआई यानी केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन जो होता है वो दो प्रकार की संयोजकताओं को प्रदर्शित करता है। एक तो होती है प्राथमिक संयोजकता और दूसरी होती है सेकेंडरी संयोजकता। एक होती है प्राथमिक संयोजकता और एक होती है सेकेंडरी संयोजकता। अब यहाँ पर देखिए इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम आपको समझा देते हैं ताकि आपको प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता में अंतर करने में कोई दिक्कत ना हो। इन्होंने बताया कि जो प्राथमिक संयोजकता होती है वो ऑक्सीकरण संख्या के बराबर होती है या ऑक्सीकरण संख्या से संतुष्ट होगी, यानी किसी भी संकुल में सीएमआई की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वही उसके क्या कहलाएगी, प्राथमिक संयोजकता कहलाएगी। दूसरा सेकेंडरी संयोजकता क्या कहलाएगी, तो याद रखना कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर, उपसार संयोजन संख्या जो होती है वो क्या कहलाती है, सेकेंडरी संयोजकता कहलाती है। ये बात होगी। दूसरा इसमें इन्होंने अंतर बताया कि जो प्राथमिक संयोजकता होती है वो ऋणायन से संतुष्ट होगी। किससे संतुष्ट होगी, ऋणायन से संतुष्ट होगी। और जबकि सेकेंडरी संयोजकता है वो ऋणात्मक लिगेंड और उदासीन लिगेंड दोनों से क्या होगी, संतुष्ट होगी। और कभी कभी इन्होंने बताया कि भैया ये धनात्मक लिगेंड से भी संतुष्ट हो जाएगी। कौन, सेकेंडरी, किससे भी संतुष्ट हो जाएगी, धनात्मक लिगेंड से संतुष्ट हो जाएगी, यह बात बताई। तीसरी बात इन्होंने बताई कि जो प्राथमिक संयोजकता होती है वो आयनिक होती है और जबकि ये क्या होती है, अनआयनिक होती है। ये तो अगला पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट इन्होंने बता दिया जो प्राथमिक संयोजकता होती है वो अदिशात्मक होती है। अदिशात्मक होती है यानी उसकी कोई दिशा नहीं, किधर भी लगा सकते हैं। और जबकि ये कैसी होती है, दिशात्मक होती है। कैसी होगी ये, दिशात्मक होगी। इन्होंने बताया कि जो प्राथमिक संयोजकता होती है वो संकुल की ज्यामिति निर्धारित नहीं करती, जबकि ये क्या करेगा, संकुल की ज्यामिति को क्या करेगा, निर्धारित करेगा। छठी बात इन्होंने बताई कि जो यहाँ पर द्वितीयक वैलेंसी, द्वितीयक संयोजकता उसको हम कंप्लीट लाइन से दिखाएंगे और जबकि यहाँ पर द्वितीयक संयोजकता को हम किससे दिखाएंगे, डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। तो ये बात इन्होंने पहला पोस्टुलेट अपना यही दिया, बताया कि जो सीएमआई होती है वो दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करती है। प्राथमिक संयोजकता ऑक्सीकरण संख्या के बराबर होती है, जो कैसी होती है, जो ऋणायन से संतुष्ट होती है और ये आयनिक होती है तथा अदिशात्मक होती है और ये संकुल यौगिकों को ज्यामिति का निर्धारण नहीं करती है और इसको कटी लाइनों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो द्वितीयक संयोजकता कोऑर्डिनेशन नंबर यानी उपसार संयोजन संख्या के बराबर होती है। लिख देता हूं, उपसार संयोजन संख्या के क्या होता है, बराबर होता है। और ये ऋणात्मक लिगेंड, उदासीन लिगेंड और धनात्मक लिगेंड से क्या होती है, संतुष्ट हो जाती है। और ये अनायनिक होती, कभी अगर आप इसको पानी में डालेंगे तो ये आयन में टूटेगी नहीं। पहली बात इनकी समझ में आती। दूसरी बात इन्होंने बताई, क्या बताई, यही बात बताई कि जो सीएमआई होती है, जो सीएमआई होती है वो प्राथमिक वैलेंसी प्लस सेकेंडरी वैलेंसी दोनों से क्या हो जाएगी, संतुष्ट हो जाएगी। यानी ये दोनों से संतुष्ट होगी। तो प्राथमिक वैलेंसी किससे संतुष्ट होगी, ऋणायन से, ये बात पीछे भी हो सकी। और जो सेकेंडरी होगी वो किससे संतुष्ट होगी, कोई हमारा ऋणात्मक लिगेंड हो, है ना, या हमारा बेटा कोई धनात्मक लिगेंड हो या फिर हमारा कोई उदासीन लिगेंड हो, इनसे क्या होगी, ये संतुष्ट हो जाएगी। तीसरी बात इन्होंने बताई कि जब किसी संकुल को हम पानी में डालते हैं तो जो प्राइमरी वैलेंसी से हमारे ऋणायन जुड़े होते हैं वो पानी में क्या हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, पानी में आयनित हो जाते हैं। चौथी बात बताई कि प्राथमिक वैलेंसी
जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो कैसी होती है, आदिशात्मक होती है, और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है बेटा वो कैसी होती है, दिशात्मक होती है। ये बात चौथे पोस्टुलेट में बता दिया। पांचवा पोस्टुलेट ये बता दिया कि जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो संकुल की ज्यामिति को क्या करती है, निर्धारित करती है, और जबकि प्राइमरी वैलेंसी होती है वो निर्धारित नहीं करती है। तो ये इन्होंने अपने बेटा कुछ पोस्टुलेट दिए थे, किसने, वर्नर ने, और इसको हमने क्या किया है, कोशिश यही की है कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब यहां पर इससे जुड़ा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम लोग आगे देखेंगे, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए बेटा, आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि जो भी हम बात पहले कर चुके हैं, COCl3 6NH3 COCl3 5NH3 COCl3 4NH3 COCl3 3NH3 की क्रिया किसके साथ कराई जा रही है भैया, AgNO3 के साथ कराई जा रही है। AgNO3 से कराने पर AgCl की क्रमशः 3, 2, 1 और 0 अवक्षेप प्राप्त होते हैं। अवक्षेप का मतलब PPT प्राप्त होता है। वर्नर सिद्धांत के आधार पर इन यौगिकों का सूत्र व संरचना सूत्र बताइए। क्या बताइए, इस बात को पहले समझ लीजिए। पहला कंपाउंड आप ले लीजिए, इन्होंने लिया COCl3, यहाँ पे था 6NH3, इसकी रिएक्शन इन्होंने करवाई AgNO3 के साथ, ये आपका है AgNO3 के साथ। जब इन्होंने AgNO3 के साथ कराई तो इनको पहले क्रमशः कह रहा है ना, क्रमशः, तो क्रमशः, क्रम का मतलब होगा इसके लिए क्रमशः पहले कितनी अणुएं मिली, 3। तो AgCl की कितनी अणुएं मिल गई, 3 अणुएं AgCl की मिली। कितनी अणुएं मिले, 3 AgCl की अणुएं यहां पर इनको मिल गई। अब इन्होंने जब यहां पर 3 अणुएं मिलने का मतलब क्या है कि जो यहां पर 3 Cl था, क्या था, 3 Cl था, वो तीनों का तीनों Cl कहाँ चला गया होगा, पानी में चला गया होगा। भाई आप यहाँ पर AgCl का कैसा विलयन लेंगे, आप AgCl का यहाँ पर जलीय विलयन तो लेंगे, AgCl का जलीय विलयन लेंगे और उसमें आप इसको डालेंगे। तो जैसे इसमें डालेंगे तो ये Ag, ध्यान से सुनना, इसको बैलेंस कर लीजिए, ये Ag और ये Cl, ये दोनों पानी में आ जाएंगे, और जब ये दोनों पानी में आ जाएंगे तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, AgCl। क्या बनाएंगे, AgCl। तो इस आधार पर जो इसका सूत्र बनेगा वो क्या बनेगा, ये बनेगा CO, और यहाँ पर देखो ये क्या है, NH3 का होल 6, और ये Cl कहाँ रहा होगा, बाहर रहा होगा। दैट मीन्स, यानी आप जानते हैं कि कोऑर्डिनेशन स्पेयर बहुत मजबूत होता है, तो ये आसानी से टूटता नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो 3 AgCl आपको मिल रहे हैं, 3 AgCl, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो तीनों का तीनों Cl है वो कहाँ रहा होगा, बाहर रहा होगा। कहाँ रहा होगा, बाहर रहा होगा। तो पहला कंपाउंड हो गया। अब जब इन्होंने दूसरे कंपाउंड का कराया तो इन्होंने क्या देखा कि यहाँ पर बेटा इनको कितनी अणुएं मिल रही हैं, 2 अणुएं मिल रही हैं। कितनी मिल रही हैं, 2। तो 2 अणुएं मिलने से इनका मत्था घूमा, तो इन्होंने अनुमान क्या लगाया कि भैया इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर को बांट की तो 6 होती है। इसका मतलब अगर NH3 यहाँ पर 5 था तो एक Cl भी अंदर गया होगा, तभी तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रही होगी। तो ये बनेगा CONH3 का होल 5, और यहाँ पर एक Cl अंदर रहा होगा, क्योंकि 2 AgCl बनने का मतलब कहीं ना कहीं ब्रैकेट के बाहर 2 Cl रहा होगा। तो ये इनका सूत्र हो जाएगा। अब देखिए तीसरे का सूत्र भी बना देते हैं। तो तीसरे में क्या होगा, एक Cl मिलेगा, मतलब एक Cl और अंदर चला जाएगा। समझ में आएगी बात। तो यहाँ पर है NH3 का होल 4, और ये हो जाएगा आपका Cl2। ठीक है। अब यहाँ पर जब चौथा वाला किया तो इनको AgCl का एक भी अणु नहीं मिला, मतलब सारा का सारा Cl कहाँ चला गया। अभी यहाँ पर देखो, ये एक अभी बाहर है, तो ये वाला भी अंदर चला जाएगा। तो जब ये वाला अंदर चला जाएगा, जब ये वाला बेटा कहाँ होगा, अंदर चला जाएगा, तो भैया यहाँ पर देखो NH3 है कितने, 3 ये और 3 Cl मिलके तभी तो क्या मिलेंगे, इसके कोऑर्डिनेशन नंबर को पूरा करेंगे। तो ये हमारे पास हो गया चौथा। तो अब ये हमारे पास बना CONH3 का होल थ्राइस, और ये आपका हो गया Cl3। इस तरीके से ये कंपाउंड, और बाहर हमें कुछ नहीं मिला। ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इन चारों कंपाउंड्स के हमने फार्मूले इस रिएक्शन के आधार पे हमने लिख लिए।
कि रिएक्शन पे आधार के लिखने का मतलब यह है कि सर 3 AgCl मिल रहा है पहले, इसका मतलब 3 Cl बाहर रहा। 2 AgCl मिलने का मतलब है 2 Cl बाहर रहा। 1 AgCl मिलने का मतलब है सर 1 Cl बाहर रहा। और कोई भी AgCl नहीं मिल रहा है प्रेसिपिटेट, इसका मतलब तीनों का तीनों Cl अंदर था। ठीक है, अब इनकी संरचना की बात कर लेते हैं। तो भैया देखो, वर्नर दादा के आधार पे बताना है। वर्नर दादा ने क्या बताया? वर्नर दादा ने कहा कि सुनो कि आपका जो कोई भी कंपाउंड होगा यानी CMI जो होगी वो 2 प्रकार की संयोजकता शो करेगी। तो भैया दिखाओ कौन कौन सी। तो ये हमने लिखा कोबाल्ट। अब यहां पर देखो ये इसके अंदर है, ये सारे के सारे क्या है? लिगेंड है। यानी एक लिगेंड कौन है? NH3, और ये भी क्या है? लिगेंड है। ये भी आपका क्या है? लिगेंड है। और यहां से देखो एक लिगेंड आपका ये है और एक लिगेंड आपका ये है। तो यहां पर ये सारे के सारे हमारे क्या है? उदासीन अणु है, यानी उदासीन लिगेंड है। तो ये कि हम सीधी लाइन से दर्शा रहे कौन सी वैलेंसी है? ये भैया सेकेंडरी वैलेंसी है। ठीक है, तो दादा इसकी CMI की प्राइमरी वैलेंसी कितनी होगी? तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालो 3। तो भैया इसकी प्राइमरी वैलेंसी कितनी है? 3। और प्राइमरी वैलेंसी हमेशा जो संतुष्ट होगी, किससे संतुष्ट होगी? ऋणायन से। तो अब देखो ये तो अंदर तो है नहीं, ये Cl बाहर है, तो इसका मतलब ये क्या है? ऋणायन है। तो ये तो कैसी होती? आदिशात्मक होती, तो कहीं भी जोड़ दो। ये लीजिए, कहीं भी जोड़ दो, कहीं भी हमने जोड़ दिया। तो यहां पर हमने इसको जोड़ा, तो ये हमारा क्या है? Cl, एक Cl ये और एक Cl ये। तो ये बेटा इसकी क्या हो गई? संरचना इसकी बन गई। इसकी बनाइए सर, तो इसकी देखिए, ये कोबाल्ट है, हाँ लिख लिया। यहाँ पे देखिए एक NH3, हाँ सर। दूसरा NH3, हाँ सर। तीसरा NH3, हाँ सर। और ये चौथा NH3। यहाँ पे देखिए एक NH3 ये और एक NH3 ये। ठीक है, तो सर सेकेंडरी वैलेंसी तो कोऑर्डिनेशन नंबर पे शो करते हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 है, 5 ये और एक ये, तो 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 यानी सेकेंडरी वैलेंसी 6 हो गई। ठीक है, तो प्राइमरी वैलेंसी सर कैसे दिखाएंगे? तो सर ऋणायन से दिखाएंगे, लेकिन सर यहाँ पर ऋणायन तो 2 ही है। क्या है? ऋणायन 2 ही है। तो कैसे सर करेंगे? तो सर 2 ऋणायन है, तो 2 ऋणायन दिखाओ पहले। ये देखिए, इसको हमने 2 ऋणायन दिखा दिए, लेकिन समस्या अभी भी खत्म नहीं हुई। समस्या ये है सर, लिगेंड तो यहाँ पर कितने हैं? 5 NH3। वो गलती से लिख गया है, हमसे भी मिस्टेक हुई और आप लोग भी नहीं बता रहे, तो ये Cl हो गया। ठीक है, यहां पर हमने कहा जो प्राथमिक वैलेंसी होती है, वर्नर ने बताया, वो ऋणायन या ऋणात्मक लिगेंड से क्या होगी? संतुष्ट हो जाएगी। किससे संतुष्ट होगी? ऋणायन या ऋणात्मक लिगेंड से संतुष्ट हो जाएगी। तो यहां पर ये देखिए, ये कैसा लिगेंड है? ऋणात्मक लिगेंड है कि नहीं है? तो ये इससे भी क्या हो जाएगी? संतुष्ट हो जाएगी। क्लियर है? इस तरीके से बना दो। इसकी संरचना देखिए, अब तो समझ में आ गया होगा ना। NH3, इस बार Cl कितने अंदर है? 2 अंदर है, तो 4 NH3 2 Cl। अब देखो एक ही Cl बाहर है, तो 1। अभी इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 3 होगी। प्राथमिक वैलेंसी 3, तो प्राथमिक वैलेंसी किससे संतुष्ट हो जाएगी? ऋणायन से। ये देखो, ये संतुष्ट हो गई। ठीक है, लास्ट वाले में देखिए, ये आपका है कोबाल्ट। यहां पर NH3 कितने हैं? 3 है। ये देखिए Cl। ठीक है, तो सेकेंडरी वैलेंसी तो 6 है, समझ में आ रहा है। तो प्राथमिक वैलेंसी 3 कैसे दिखाएंगे? सर ये सारे के सारे Cl अंदर हैं, तो कोई भी ऋणायन नहीं। तो वर्नर ने क्या बताया? ऋणायन नहीं तो ऋणात्मक लिगेंड से संतुष्ट कर दो। ये देखो, क्योंकि एक भी CMI क्या हो सकती है? दोनों प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित कर सकती है। तो इस तरीके से हमने क्या किया? ये हमने इस सॉल्व को हमने सॉल्व कर लिया। तो उसने हमसे कहा था क्या क्या बताने के लिए? एक तो सूत्र बताने के लिए, तो सबका सूत्र मैंने लिख दिया ऊपर, और दूसरा क्या बताई थी? संरचना सूत्र बनाने के लिए, तो हमने नीचे इसका संरचना सूत्र भी बना दिया। इतना आपको एग्जाम में करना होगा। अब ये एक सवाल आपको हम घर के लिए दे रहे हैं, कुछ नहीं करना, पूरा का पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, आप देखो ये सवाल आपको घर से करके लाना है। यहां पर आपको करना है PtCl4, यहां पर भी आपको करना है
PtCl4 और यहाँ पर भी आपको करना है PtCl4 और ये आपका आ जाएगा 4NH3 और यहाँ पर भी आपको लिखना है PtCl4 3NH3 और यहाँ पर भी लिखना है PtCl4 2NH3। ये आपको लिखना है सवाल की क्रिया AgNO3 से कराने पर AgCl के अणु क्रमशः तो कितने मिलते हैं, तो याद रखना 4, 3, 2, 1 और 0 प्राप्त होते हैं। वर्नर सिद्धांत के आधार पर इन यौगिकों को बताना। तो ये आपका एक और सवाल हमने आपको दिया है जो आपको घर से करके लाना है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को आप एक बार और देखिएगा, चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग नई थ्योरी लेके आएंगे जिसका नाम होगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और देखेंगे क्या वर्नर नहीं बता सके जिसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बताया। तब तक के लिए धन्यवाद।